हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपने जबरदस्त बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। इसी में आपको सपोर्ट करने के लिए ये पीवाईक्यू सीरीज है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 13 का, न्यूक्लाई का। इसके पहले की वीडियो मैंने बना रखे हैं, वन शॉट भी, पीवाईक्यूज भी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये पूरा ध्यान से पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको मैंने सारे टाइप के पीवाईक्यूज इसमें कवर किए हैं, जिससे आपको बहुत स्ट्रांग बेनिफिट होने वाला है, या आपको फील मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बात को शुरू कर लेते हैं। अच्छा, उससे पहले अगर आप ये चाहते हैं कि आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाए तो अरविंद एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट, अगर फिजिक्स आसान भाषा में आपको सीखनी है तो। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे। और ये रहा चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लाई, अरविंद सर पीवाईक्यूज विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। और मैंने आपकी सहूलियत के लिए सारे वीडियोस को ऑल एक जगह इकट्ठा कर दिया है, ऑल वीडियो लाइब्रेरी बना दी है। देखिए यहां पर क्या है, इसमें जैसे वन शॉट वीडियो दिख रहे हैं, पीवाईक्यूज दिख रहे हैं, कोई भी चैप्टर आप जाएंगे, प्ले करेंगे, फोटो है थोड़ी पुरानी तो ये सारा नहीं दिख रहा है, आप किसी को भी प्ले करेंगे ओपन हो जाएगा। तो यहां पर पीवाईक्यूज भी हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं, ये प्योर गोल्ड सीरीज है। तो इस तरह आपको सारी चीजें, डेरिवेशंस हैं। तो इससे फायदा क्या होगा कि कई बार बच्चे क्या था कि वो वन शॉट देख रहे होते हैं, कहते हैं सर ये पीवाईक्यूज मेरे लिए बना दीजिए, ये हेल्प करेगा, और ऑलरेडी मैंने वो पीवाईक्यूज बनाया है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो यहां पर वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी, आपको सब मालूम रहेगा कि क्या क्या आपके हेल्प के लिए मौजूद है, और आप अपनी इच्छा अनुसार आप उसको देख सकते हैं। तो ये अपडेटेड हमेशा रहेगी, तो ये भी अच्छा बेनिफिट है। जो कुछ भी नया आएगा इसमें लिंक ऑलरेडी लगता चला जाएगा। इस वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंचेंगे कैसे, तो ये रहा अरविंद एकेडमी का होम पेज। ये देखिए होम पेज पर ये आप क्लिक कर लें, यहां पर क्लिक करते ही आपको ये लिंक्स खुलेंगे, पहले वाले लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑल वीडियो लाइब्रेरी पर पहुंच जाएंगे। और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक लगा दूंगा, जैसे इस वीडियो के बाद ही आपको दूसरा वीडियो देखना हो तो आसानी से आप देख सकें। तो एक तो होम पेज से जा सकते हैं, दूसरा मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक लगाऊंगा उससे जा सकते हैं। इससे फायदा आपको क्या है बेटा, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है, इजी एक्सेस है, और हमेशा आपको यह भी पता लगेगा कि आपकी मदद के लिए क्या क्या वीडियो इसमें उपलब्ध हैं, अरविंद सर ने बनाए। और कई बच्चे चाहते हैं कि पीडीएफ उनको मिल जाए इसका, जिससे वो नोट्स बना सकें, बड़ी अच्छी बात है। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, और ज्वाइन कर लीजिए। वहां इसको आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, अपनी पढ़ाई को आप आगे बढ़ाते रहेंगे। आपके लिए दो सुपर स्ट्रॉन्ग कोर्सेज हैं। जैसा आप जानते हैं बेटा कि अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाए हुए तैयारी आपकी पूरी नहीं हो सकती है। आप अपने टीचर से पूछेंगे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो भी बोलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाइए, कोचिंग के टीचर से पूछेंगे, पापा से अपने पूछेंगे, भैया दीदी से पूछेंगे, सब बताएंगे। और ये सही बात भी है, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाए हुए तैयारी हो ही नहीं सकती। इस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने दूर कर दिया है। आपके सामने देखिए 12th पीसीएम, इसी तरीके से 12th पीसीबी, दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके लिए लेके आ गए हैं। ये फुली सॉल्व्ड है बेटा। और एडवांटेज क्या है कि आप अगर कोई एक सब्जेक्ट का लेने जाते हैं बाजार में, फिजिक्स का ही कह लीजिए, 300-400 रुपए का एक सब्जेक्ट का पड़ता है, और यहां पर आपको पीसीएम तीनों जस्ट आपको मिल रहा है 299 ओनली में, तीनों सब्जेक्ट, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ्स भी। और इसी तरीके से पीसीबी भी आपको इतने में ही 299 में मिल जाएगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग कोर्स है ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक, पीसीएमबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो। तो ऑल इन वन जो है ये ऐसा क्वेश्चन बैंक है कि इसको लगाने के बाद आपको कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, इतना कुछ मटेरियल है। इसके अंदर सभी तरह के क्वेश्चंस हैं, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, हजारों एमसीक्यू आपको मिलेंगे, असर्शन रीजनिंग भर भर के हैं, केस स्टडी 250 केस स्टडी से ज्यादा है, इसमें सैंपल पेपर्स भी हैं। तो आप इसको लेकर अगर प्रैक्टिस करते हैं, और इसका देखिए प्राइस क्या बहुत ही कम, 699 ओनली, चारों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का। किसी एक सब्जेक्ट का मार्केट में जाते हैं 750-800 रुपए की बुक आने लगी है, और यहां पर ये हम लोग आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। तो आप इसको लेकर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको लेंगे कैसे, तो उसके लिए आप अरविंद एकेडमी ऐप पे चले जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है,
है उसके स्टोर सेक्शन में जाके चेक करें और वहां पर आप इसमें इस कोर्सेज में आप इनरोल कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए अब ये वीडियो जिस पर्पज से बना है उसके लिए मैं शुरू करता हूं, वीडियो करता हूं शुरू। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लाई के ऊपर। तो शुरू होते हैं, न्यूक्लाई हो गया डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन 2023 का और इसको बड़े आराम से हम लोग करने वाले हैं। देखिए यहां लिखा है द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर डेंसिटीज of two nuclei having mass number 64 and 125। दो न्यूक्लाई हैं हमारे पास, उनके मास नंबर अलग अलग हैं, 64 एंड 125। इनकी न्यूक्लियर डेंसिटीज का रेशियो क्या होगा? तो आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है रो एन यू, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये कांस्टेंट होती है सभी एलिमेंट्स के लिए। तो ये दिस इज द कांस्टेंट, या आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर ए एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो, जिसके लिए आप कह सकते हैं उसका जो रेडियस होता है। तो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है, मैं ये भी लिख दूं काहे को रह जाए, न्यूक्लियर डेंसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो सभी के लिए कांस्टेंट होती है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो मास नंबर कुछ भी हो, 64 हो, 125 हो, 150 हो, 200 हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे न्यूक्लियर डेंसिटी सबकी सेम आएगी। मास नंबर पर डिपेंड नहीं कर रही है, साइज ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसलिए इसका रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए एक ही है, तो रेशियो विल बी 1 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको पॉज करके नोट कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। तो इसको मेरे ख्याल से आपने पॉज किया होगा और सुंदर तरीके से नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा, ये रहा अगला क्वेश्चन। लिखा है द डिफरेंस in a mass of 7x nucleus and total mass of its constituents nucleons is 21 AMU। एटॉमिक मास यूनिट का शॉर्ट फॉर्म यू लिख देते हैं हम लोग। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर दिस न्यूक्लियस इज टू द एनर्जी इक्विवेलेंट टू। बहुत ही सरल सवाल है, मैं समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं कि भाई जब ये लोग अलग अलग थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स 7x न्यूक्लियस के, तो उनकी कोई एनर्जी रही होगी, एनर्जी ले रहे हैं। वैसे तो मास डिफेक्ट से एनर्जी निकालते हैं, मैं सरल करने के लिए क्या कर रहा हूं, इसकी कुछ एनर्जी ले रहा हूं E1। और जब ये 7x न्यूक्लियस बन गया है, इसके अंदर जब ये साथ आ गए हैं, तो इनकी जो एनर्जी रही E2 रही, और इसका जो एनर्जी का डिफरेंट है लिखा ना, एंड द टोटल मास, ये मास की बात कर रहे हैं तो मास ही कह लीजिए आप, क्योंकि मास डिफेक्ट से ही एनर्जी कही जाती है। ये M2। अब यहां पर जब इसको साथ लाते हैं तो हम देखते हैं इसका मास कम हो जाता है। तो मास डिफेक्ट क्या रहा, M1 माइनस M2 विच इज डेल्टा M, जिसे आप मास डिफेक्ट बोलते हैं। और इसी मास डिफेक्ट के बेसिस पर आप डेल्टा MC इंटू सी स्क्वायर से एनर्जी निकाल लेते हैं। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मासेस का, उसी से तो एनर्जी निकल रही है। और सरल भाषा में बात की जाए, अगर हम ऐसा सोच लें कि इसकी एनर्जी अगर 100 है समझाने के लिए, और इसकी एनर्जी 90 है, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, 100 माइनस 90 यानी 10, है ना। तो यहीं पर ये डेल्टा MC स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी डिफरेंस की, 21 AMU या 21 U। इतना एनर्जी है, इसको बोल रहे हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। अब ये पूछ रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बताओ। तो यहां पर जो मास नंबर है 7 ना, उसको 21 को 7 से, क्योंकि ये तो टोटल न्यूक्लियस के लिए हो गई, लेकिन इसमें खिलाड़ी कितने हैं, 7। ये क्या है, दिस इज ए मास नंबर। तो टोटल लोग कितने हैं इसमें, इस परिवार में 7 मेंबर्स, और ये टोटल की एनर्जी है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर मेंबर कितनी हुई, 21/7। तो ये रहा
21/7 और इसका आंसर आ गया 3U। तो आंसर इज ए। बात समझ में आई होगी, मैंने इलैबोरेट करने की कोशिश की है। हमेशा बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बढ़ जाता है, क्योंकि भाई इनको अलग अलग होने के लिए, अगर ज्यादा का मतलब क्या रहा कि इन दोनों का गैप बढ़ गया। भाई 90-100 है, अभी ज्यादा कर दोगे तो मान लो इसका 150 है, तो 90 और 150 का गैप ज्यादा हो गया तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ जाना, क्योंकि अगर इसको अलग अलग टूटना है तो 90 से 150 की एनर्जी चाहिए, 70 और 60 और चाहिए, और पहले में 10 और चाहिए थी, तो 60 मिलने में मुश्किल होगी ना ज्यादा एनर्जी। इसलिए ये बात पकड़िएगा, आगे काम आएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस का ज्यादा स्टेबल होना, ठीक। और बाइंडिंग एनर्जी है क्या, इन दोनों के बीच में जो मास डिफेक्ट होता है, अलग अलग मासेस जो होते हैं एक साथ लाने पर मास थोड़े कम हो जाते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दिस इज नोन एज ए मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन बता गए हैं कि मास और एनर्जी में रिलेशन E इज इक्वल टू mc² से एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसलिए E इज इक्वल टू डेल्टा mc² से निकालकर एनर्जी निकाल ली जाती है। यानी इस समय जब ये मिले थे, इसकी अपेक्षा जब ये मिले थे, तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी कितनी हुई। बेसिकली ये डिफरेंस ही है दो एनर्जी के बीच का, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। मैंने काफी कुछ एलिब्रेशन कर दिया, जैसे कई सवाल जो आगे आने वाले हैं वो भी सरल लगते चले जाएं। मैं हटता हूं, आप इसको पॉज करके नोट कर लें, ठीक है। आगे की चर्चा जारी रखते हैं, मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। अब यहां लिखा है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल कई बच्चों को नहीं मालूम होता, तो ऐसी गलती ना करिएगा। अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, यानी इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को भगा देते हैं हम लोग, तभी तो न्यूक्लियस हुआ। तो ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हीलियम के अंदर होते हैं, इसको पकड़ के रखना है अपने को। तो आगे देखते हैं, फिर ये बोला है कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ हीलियम और 1 AMU बराबर फलाना। तो भाई ये जो देखिए कैसे निकाला करते थे, अभी समझाया था आपको कि 2 प्रोटॉन अगर अलग हैं PP और 2 न्यूट्रॉन अगर अलग हैं, ऐसे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसकी कुछ मास होगा 2 इंटू, मैं लिख देता हूं, बाइंड मास डिफेक्ट लिख रहा हूं, देखिए डेल्टा M की वैल्यू, अलग अलग वालों का मास 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। अब इसमें से जब ये एक साथ आ गए हैं तो मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ये क्या है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू भी दे रखी है जो हम यहां पे लिखेंगे -MHE। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस हो गया, जो अभी समझाया था, अलग अलग जोड़ लो मास, एक साथ का मास निकाल के डिफरेंस ले लो, मास डिफेक्ट कहलाता है, और उसी से एनर्जी हम लोग निकाल लेंगे। यहां पर वैल्यू लिख ली जाए तो 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन यानी 1.000788 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस 4.002800 AMU, जिसे U करके दिखा रहे हैं उसकी यूनिट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.016095 AMU। अब आप जानते हैं कि 1 AMU से एनर्जी मिलती है 931, तो इतनी AMU से कितनी मिलेगी, तो बाइंडिंग एनर्जी यही हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी बेटा, और ये वैल्यू हो गई मास डिफेक्ट AMU में, और साथ में 931 MeV, और ये वैल्यू आपकी कितनी है, 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14.9844 MeV, ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जरूर आने चाहिए।
क्योंकि ना ये बड़े होते हैं ना ये छोटे होते हैं, लेकिन बिना जानकारी के कर नहीं पाएंगे इसको आप। तो मैं हटता हूं, इसको नोट कर लिया जाए, तो नोट कर लें आप, फिर आगे चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। चलिए अगली बातचीत हम लोग करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? पहला है दे आर स्ट्रॉन्गर देन द कूलाम्ब फोर्स। तो भैया ये तो सही बात है, कूलाम्बियन फोर्स से करीबन 100 गुना ज्यादा मजबूत होता है। ये मजबूत का मतलब स्ट्रांग होता है। दे हैव अबाउट द सेम मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लॉन्स। जी, डिफरेंट पेयर ऑफ न्यूक्लॉन्स का मतलब है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है, तो सब पर एक जैसा न्यूक्लियर फोर्स। दे आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये गड़बड़ लिखा हुआ है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज सी। आपके यहां एक ही सही होता है, तो बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होता है, आगे हम चर्चा करेंगे, फिर भी आपको बता देते हैं कि देखिए मान लीजिए दो न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लॉन्स हैं। न्यूक्लॉन्स किसे बोलते हैं? प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन का सम्मिलित, दोनों का मिलाकर जो नाम है वो न्यूक्लॉन्स है। तो जब भी न्यूक्लॉन्स बोलेंगे उसका मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मान लीजिए दो न्यूक्लॉन्स हैं और उनके अंदर न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। अगर आप इसको दूर ले जाते हैं तो जल्दी ही न्यूक्लियर फोर्स लगना बंद हो जाता है, लेकिन अगर इसको और पास लाते हैं तो पास लाने पर यह फोर्स रिपल्सिव हो जाता है, तो हमेशा अट्रैक्टिव नहीं है। अभी ग्राफ भी बनाएंगे, आगे सवाल है। तो ये जो फोर्स है ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, यानी रेंज बहुत कम है। थोड़ी दूरी बढ़ाएंगे तो गायब, जीरो हो गया, कोई अट्रैक्शन नहीं है। थोड़ी दूरी कम करेंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा भाई साहब। तो ये इसलिए हमेशा अट्रैक्टिव नहीं होते। अगर दूरी कम कर दी जाए 0.8 फर्मी मीटर से अगर आप कम कर दें इसकी दूरी, तो ये तेजी से रिपल्सिव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आंसर सी मैंने आपको बता दिया, ऑलवेज अट्रैक्टिव नहीं रहते, ये आप नोट कर लीजिए। अगला सवाल करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा अगला बेटा क्वेश्चन, और जो बात मैं समझा रहा था शायद वैसी ही ग्राफ पूछ लिया यहां पर। तो ड्रॉ ए प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लॉन्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आइडेंटिफाई द रीजन्स इन विच द फोर्स बिटवीन द न्यूक्लॉन्स इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, ये मैं ग्राफ सा बना रहा हूं, मैं बल्कि इसको थोड़ा और ऊपर ले लेता हूं। इस तरीके से बनाया, एक प्लॉटिंग कर दी, ये दिखा दिया मैंने। यहां पर जीरो लेवल ऊपर दिखाएंगे हम लोग, ये -100 MeV दिखा दो। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 0 है, और यहां कहीं मैं इसको +100 लिख देता हूं। अंदर रफ बना रहे हैं तो आप समझ ही जाएंगे। और यहां पर मैं दो न्यूक्लॉन्स के बीच का डिस्टेंस r दिखा रहा हूं, जो कि फर्मी मीटर में है। फर्मी मीटर क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। तो यहां पर कुछ प्लॉटिंग कर देते हैं। ये तो स्टार्ट हो गया कहीं पर, मैं यहां कहीं R0 बनाएंगे। R0 का मतलब होता है 0.8 फर्मी मीटर। ये 1 2 3 4 के आसपास, और इसको ऐसे बना देते हैं एक लाइन। अब देखिए जो ग्राफ होता है ना, यहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और 4 के आसपास आते आते ये जो फोर्स है ये लगभग 0 चला जाता है, कुछ ऐसा आप समझ लीजिए। और यहां से बहुत तेजी से ये पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बढ़ती है। एक रफ डायग्राम है, या थोड़ा सा एक कर्व दे देना चाहिए हमको ऐसे। ये तो पहले वाला मिटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से ये कर्व रहता है, एक रफ स्केच है, आप जैसा समझ पा रहे होंगे। और यहां पर देखिए क्या होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तो अट्रैक्शन, ये बात बता दूं नहीं आप कंफ्यूज हो जाए, मतलब आप पकड़ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट वरना। तो देखिए यहां पर क्या है,
ये पोटेंशियल एनर्जी यहां देखिए जीरो से नीचे निगेटिव है, तो जहां तक ये निगेटिव है वहां तक अट्रैक्शन होता है। तो इफ, मैं लिख देता हूं जैसे आप बातों को अच्छे समझें, इफ पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव, इसका क्या मतलब है? अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और इफ पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स। बात समझ में आई होगी। तो यहां पर देखिए ये निगेटिव पोटेंशियल है, निगेटिव पीई है, तो अट्रैक्शन है, ठीक। और यहां देखिए ये जीरो से ऊपर है, पॉजिटिव पीई, इसका मतलब है रिपल्शन है, ठीक। और ये आर नॉट बोलते हैं, एट आर नॉट 0.8 फर्मी मीटर पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग या मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स। ये डायग्राम बन गया। अब इसको मैं इलोबरेट या समझा देता हूं लिखने की जगह, जैसे मैंने समझाया था आपको कि अगर किसी भी दो न्यूक्लॉन्स को अगर आप पास लाते हैं, उनके बीच का सेपरेशन 0.8 मीटर, 0.8 फर्मी मीटर रखते हैं, तो क्या देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अब उससे अगर आप कम करेंगे डिस्टेंस, पास लाएंगे, तो जैसे जैसे आप पास लाएंगे ये पोटेंशियल एनर्जी तेजी से बढ़ने लगती है, नेगेटिव है ना, बढ़ने लगती है और पॉजिटिव हो जाती है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? इनके बीच रिपल्शन शुरू हो जाता है। यानी जैसे जैसे इसको पास लाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी रैपिडली इंक्रीजेस एंड क्विकली इट विल बिकम पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है कि दोनों में न्यूक्लॉन्स में रिपल्शन चालू हो गया। और इधर अगर डिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं, इसको डिस्टेंस को आप बढ़ाते हैं, तो 4 फर्मी मीटर के आसपास आते आते यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 मिलने लगती है। इसका मतलब है दोनों पर कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, रिपल्सिव भी नहीं लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा करीब करीब 4 फर्मी मीटर के आसपास, ठीक। ये इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस है। दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। दो ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके, एक तो न्यूक्लियर फोर्स वाला, एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला, वो भी देखेंगे हम लोग। लेकिन इस बात को आप यहां पर नोट कर लीजिए, मैंने काफी चीजें इसके अंदर आपको बताने की कोशिश की है जो आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो इसको पॉज करके बेटा नोट कर लें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो मैं हट जाता हूं, उम्मीद है इसको आप पॉज करके नोट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये देखिए, अगले क्वेश्चन में आ गए। अब यहां पर बोला गया है ए हैवी न्यूक्लियस पी ऑफ मास नंबर 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लॉन स्प्लिट्स इनटू 2, ये पी है और दो भागों में स्प्लिटिंग हो रही है ऐसा बोल रहे हैं, 2 न्यूक्लाई Q and R ऑफ मास नंबर 110 और इसका मास नंबर 130 एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन इसकी कितनी है? 8.5, यानी BeN इसकी है 8.5 MeV और इसकी जो BeN है वो है 8.4 MeV और ऊपर वाले की कितनी थी? मास नंबर इसका था 240 एंड बाइंडिंग एनर्जी जो थी 7.6 MeV। जब ये स्प्लिट होता है हैवी न्यूक्लियस तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, यानी ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस मिलते हैं। तो पूछ क्या रहा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द फिजन। तो बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस ले लेंगे, बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूट रहा है तो न्यूक्लियर फिजन ही है, तो डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जी हमको लेना है। तो एनर्जी रिलीज्ड क्या रही? एनर्जी रिलीज्ड, तो देखिए क्या लिखेंगे, पहले पकड़ते हैं, पहले किसी की बात 130 या 110 वाले की बात कर ले, 130 पकड़ लेते हैं। 130 मास नंबर है, 8.4 MeV, 8.4 MeV ना, MeV बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन थी,
यानी एक न्यूक्लॉन की, और इसमें न्यूक्लॉन्स हैं कितने, मास नंबर के बराबर 130, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई 130 इंटू 8.4 प्लस इसकी कहानी 110 इंटू 8.5, वही लॉजिक कि एक की बाइंडिंग एनर्जी थी 8.5 MeV और 110 लोग इसके अंदर हैं न्यूक्लॉन्स, तो 110 इंटू 8.5 और कितनी, ये तो अभी हो गई, पहले कितनी थी, माइनस कर दिया जाए इसमें से 240 इंटू 7.6, बस ये कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, ये आ जाएगा 203 MeV के बराबर, और ये आपका बेटा आंसर आ गया। ऐसे ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे ही पूछे जाते हैं इसमें, देखिए इसीलिए आया हुआ है, ये 2003 का सवाल है, इसको आप कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करेंगे, ये कंप्लीट हो गया है बेटा। तो ये क्वेश्चंस आप क्वेश्चन कर पाए होंगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पॉज करके नोट कर लिए होंगे ऐसी उम्मीद है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 नहीं है, मतलब जो भी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ट्रू, जो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सच नहीं है वो बताना है। पहला, द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लॉन्स फॉल्स रैपिडली टू जीरो एज देयर डिस्टेंस इज मोर देन ए फ्यू फर्मीमीटर, फेम्टोमीटर्स, वही हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो भाई साहब सही है कि जैसे सेपरेशन आप बढ़ाते हैं 4 फर्मीमीटर पे आते हैं, तुरंत ये जीरो हो जाता है। द न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन द कूलाम फोर्स, अरे ये तो गलत बात लिखी है, यही ऑप्शन सही है, और आप जैसा जानते हैं एक ही ऑप्शन सही होता है आपके लिए, कोलंबियन फोर्स से ये फोर्स काफी स्ट्रांग होता है, वीक नहीं होता, 100 गुना तक ज्यादा मजबूत रहता है मतलब स्ट्रांग रहता है। तो इसको पॉज करके नोट कर लें, चलते हैं एक कदम आगे अगले सवाल के ऊपर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज 3.6 फर्मी, रेडियस है न्यूक्लियर की, फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, R इज इक्वल टू R नॉट A की पावर 1/3। R क्या होता है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, R नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे 1.2 इंटू 10⁻⁻15 होती है, और ये मास नंबर हो गया 1/3 की कहानी। तो एल्युमिनियम के लिए ले लीजिए, तो RAL अगर लिख दे, R नॉट तो कांस्टेंट है, A एल्युमिनियम का पावर 1/3, इसी तरह R कॉपर ले लो, R नॉट A हो गया कॉपर का 1/3, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, R एल्युमिनियम अपॉन R कॉपर, तो ये वैल्यू आ जाएगी R नॉट A एल्युमिनियम अपॉन R नॉट A कॉपर। ये R नॉट और नॉट देखिए कट गया, कलर थोड़ा बदल लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा कायदे से दिख जाए। तो यहां पर वैल्यू हो गई, A एल्युमिनियम कितना था बेटा, A एल्युमिनियम था 27, तो ये वैल्यू रही यहां 27, और नीचे कॉपर है 64 की पावर 1/3, तो क्यूब रूट ले लो, 3 आ जाएगा, 3 3 9 3 27, 3/4। अब हमें R कॉपर निकालना है, तो R कॉपर की वैल्यू कितनी रहेगी 4/3 इंटू R एल्युमिनियम, तो ये रहा 4/3 इंटू 3.6, तो ये वैल्यू देखिए आ जाएगी, 3 से काट दो 12, 12 चौक 48, यानी 4.8 फर्मी, ये आंसर आपका आ गया। इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत पसंद आता है टीचरों को, तो जरूर ये घुमा फिरा के टपक जाता है, आसानी से लगा लेना। कहानी यहां से शुरू हुई है, तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में, जहन में बैठना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। अगला सवाल आपके सामने लेके आता हूं, तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे, बड़ा आसान सवाल था लेकिन पता होना जरूरी है। अब जो अगला सवाल है भाई साहब, वो तो जितना इंपॉर्टेंट कहूं उतना कम है, ये समझ लीजिए हर साल आने की चेष्टा करता है ये सवाल। ये देखिए, ये इसमें पूछा जा रहा है ना, मैं यही कलर लेता हूं इस बार, शो दैट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर A।
और कभी कभी तो लिख देते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस से भी इंडिपेंडेंसी दिखाइए। पहला जो एमसीक्यू किया था उसमें यही बात बोली थी कि भाई न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है सभी के लिए, मास नंबर से इंडिपेंडेंट, और रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस से भी इंडिपेंडेंट रहती है। अब ये कह रहे हैं इसको प्रूफ करो, तो चलिए हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहली बात जो लेते हैं, लेट कर लीजिए, लेट m इज द एवरेज मास ऑफ ए न्यूक्लियन, ऑफ ए न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का एवरेज मास m है, एंड r इज द न्यूक्लियर रेडियस, ठीक, एंड r के बाद एक चीज और लेनी होगी, मास नंबर, एंड a इज द, ये बातें माननी पड़ेंगी, मास नंबर, ठीक है भाई। अब देखिए तो मास क्या रहा, इस तरह से मास ऑफ न्यूक्लियस, तो मास ऑफ न्यूक्लियस रहा, एक का मास था एवरेज न्यूक्लियन का स्मॉल m, और तो मास नंबर है a, तो a लोग एक न्यूक्लियस में है, तो टोटल मास कितना रहा, m इंटू a। ये देखिए ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। अब क्योंकि हमें जो डेंसिटी निकालनी होती है आप जानते हैं, वो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम मास तो निकाल बैठे हैं, वॉल्यूम और चाहिए, लिखिए वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, r कितना था, रेडियस। हम ये पहले से जानते हैं कि r इज इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 होता है। इसका इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं। तो अब ये वॉल्यूम कितना हो गया, 4/3 पाई r नॉट की a की पावर 1/3 का क्यूब। तो ये देखिए आ जाएगा 4/3 पाई r नॉट क्यूब इंटू a। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब इन वॉल्यूम और मास का उधर पुट कर दीजिए डेंसिटी निकालने में। तो यहां पर आप डेंसिटी निकालने में चले तो टोटल मास क्या रहा, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी। तो ma अपॉन 4/3 पाई r नॉट का क्यूब इंटू a। ये देखिए a कट गया, तो ये डेंसिटी को न्यूक्लियर डेंसिटी बोलते हैं, रो एनयू। रो एनयू क्या आ गया, 3 चाहो ऊपर ले लो, 3m अपॉन 4 पाई r नॉट का क्यूब। अब यहां ध्यान से देखिए, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, m कांस्टेंट है, मास ऑफ एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियन, ऊपर से पाई कांस्टेंट, r नॉट कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है, इसके अंदर मास नंबर नहीं है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास नंबर a। ये हेंस प्रूव्ड। वैसे भी ये कांस्टेंट हो गया, इसमें r भी नहीं है, ये r नॉट है, r नॉट कांस्टेंट होता है, r रेडियस होती है। तो ये इससे फिर हम ये जान पाए कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो कांस्टेंट होती है, वो मास नंबर पे भी नहीं डिपेंड करती, और साइज पे भी नहीं डिपेंड करती कि न्यूक्लियस कितना बड़ा, यानी रेडियस कम ज्यादा कितनी है, वॉल्यूम कम ज्यादा कितना है। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके नोट कीजिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल, मतलब 2 3 4 बार इंपॉर्टेंट लिख देंगे तो कम पड़ेगा। ये सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आना ही चाहिए किसी कीमत पे, है तो सरल, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि गलती ना कर बैठे आप। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं प्यार से तो ये आ गए हम लोग अगले सवाल के ऊपर। तो साहब इसको देखते हैं, व्हाट व्हेन 2 न्यूक्लाई, छोटे न्यूक्लाई हैं, मास नंबर 10 के बराबर या उससे कम है, फ्यूजन कराएंगे लगता है, फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए हैवियर न्यूक्लाई। तो जब भी 2 हल्के न्यूक्लाई फ्यूज करते हैं आपस में, बढ़ के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन।
खैर आगे पूछ क्या रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस, यही आंसर सही है। अभी मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दिखाऊंगा, कुछ ऐसे ऐसे ये ग्राफ ऐसे आता है, यानी ये यहां पर रहता है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अभी बनाएंगे, सवाल है आगे। तो ये छोटे जो मास नंबर के लोग रहते हैं जब मिलते हैं तो इस रेंज में आते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि ये जो मिडिल वाली रेंज है इसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। मिडिल की रेंज का मतलब मास नंबर 30 से ज्यादा, 170 से कम। तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती है, और जब भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा रहेगी न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब यहां कम बाइंडिंग एनर्जी से जुड़कर फ्यूज होकर ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में चले जाएंगे, बड़ा न्यूक्लियस बनते हुए, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, और अब जो आपको न्यूक्लियस मिल रहा है वो ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी का है। तो कम से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में जा रहे हैं, इसका मतलब है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, और जब भी कम से ज्यादा जाएं या फिर कम होती है, इधर कम से ज्यादा जाएं, हमेशा बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इस वजह से ये आंसर नंबर ए सही हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी वही है। तो इसको मैंने थोड़ा एलोबरेट भी किया, उम्मीद है आप इस बात को शानदार तरीके से सीख पाए होंगे। चलिए अगली बातचीत करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा बेटा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और यहां पर पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन बाय यूजिंग द प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बी अपॉन ए कर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जिसका सिंबल देखिए, कभी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एडिशनल नॉलेज जो इसी में काम आएगी, ऑफ न्यूक्लियस। और जब हम ईबीएन लिख देते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सब पकड़िएगा। इसी को ये लिख रहे हैं समय बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, वही होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं और आपको समझाते हैं, बड़े आराम से आप समझ जाएंगे। तो देखिए किताब में तो सुंदर बना होगा, मैं एक रफ स्केच कर रहा हूं, और थोड़ा सा रफ स्केच उतना मजेदार नहीं आएगा, ऐसे बना देते हैं और कुछ ऐसे 2-3 खटके दे देते हैं, फिर आयरन का सबसे ज्यादा होता है, फिर थोड़ा आप ऐसे डाउन करते चले जाइए थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे ज्यादा मैंने उठा दिया है, थोड़ा सा कम तब भी उठ गया, कोई बात नहीं। टॉप पर यहाँ पे आयरन होता है, जो मुझे याद है, आप याद कर लीजिएगा, जिसकी वैल्यू मास नंबर 56 होता है, और यहाँ 238 पे आपको मिलेगा यूरेनियम। ठीक, और ये करीब करीब अगर मैं यहाँ पे प्लॉटिंग करूं तो आयरन 56 बनाया है, तो मुझे 50 इसी के आसपास यहां कहीं 50 खींच देना चाहिए, और ये 238 है, तो इसके बाद में 240, इससे पहले यहां कहीं 200 दिखा देना चाहिए। 50 के अंतर में लेते चले गए, और बीच का कुछ कर्व मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि 25-25 है बीच में, और ऐसे ही और भी बना सकते हैं। खैर आप समझ गए होंगे, ड्रॉ कर लीजिएगा। यहां पर जो छोटे न्यूक्लियस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन वाले, H2 लिख सकते हैं, H3 लिख सकते हैं, ये फ्यूज होंगे और ऊपर पहुंचेंगे। और यहां पे क्या दिखाएंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसकी वैल्यू आप देते हैं MeV में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये मास नंबर है A। ठीक है, ये मास नंबर हो जाता है। ये कुछ 2-3 एलिमेंट लिखे हैं, कुछ और एलिमेंट भी आप याद कर लीजिएगा, तो इसमें मेंशन कर दीजिएगा। ऑक्सीजन वगैरह 16 होता है, तो ये 25 है, यहां कहीं ऑक्सीजन, ये समझ लीजिए यहां जा रहा है, तो ये ऑक्सीजन बना दीजिए। और भी आप बना सकते हैं, याद रहेगा तो आप बना दीजिएगा। मुद्दा क्या है मैं समझा देता हूं आपको फटाफट। देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ, बात कर लेते हैं पहले जो भी लिखा हो, न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं। फिजन का मतलब है हैवी न्यूक्लियस टूटेगा। तो ये देखिए यूरेनियम इसीलिए बनाया है कि 238 हैवी न्यूक्लियस है, तो मान लीजिए कल को यूरेनियम टूटे, न्यूक्लियर
फिजन, फिजन का मतलब है टूटना। तो जब एक हैवी न्यूक्लियस 240 वाला 238 वाला टूट के सपोज करिए 120 के दो पार्टिकल बनाएगा, तो यहां पर 238 240 वाले का बाइंडिंग एनर्जी देखिए कम है। ये बाइंडिंग एनर्जी कम, अगर मैं थोड़ा सा यहां डाटा बनाने की कोशिश करूं तो यहां कहीं मैं इसको 8 का नंबर दे सकता हूं ऐसे, और 8 के बाद आप 6 देने जाएंगे। बहुत अच्छा ग्राफ ये नहीं है, लेकिन एक रफ स्केच है जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बना दिया मोटे तौर पे। ये थोड़ा सा आपको ग्राफ देखना पड़ेगा, याद कर लीजिएगा ग्राफ। तो यहां पर ये आप जैसे ही आप यहां पर टूटेगा 120 यहां कहीं आ जाएगा इस रेंज में, देखिए इस रेंज में 120 आ जाएगा। और ये बल्कि थोड़ा सा और इसको आप कांस्टेंट टाइप दिखा सकते हैं। ये कुछ ऐसे करके ऐसे दिखा दीजिए जैसे आपको लगे कि घट नहीं रहा है, कम घटता है 30 से 170 के बीच में। तो जैसे ही आप 240 वाले को तोड़ेंगे मास नंबर 120 मिलेगा, वो इस रीजन में आ जाएगा। तो ये जो रीजन होता है, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ए की जो वैल्यू होती है अगर वो 30 से ज्यादा है और 170 से कम है, तो इसमें आपकी बाइंडिंग एनर्जी मोर और लेस कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट एंड हाई भी लिख देते हैं, मतलब इस रीजन में, मिडिल रीजन में आपकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग कांस्टेंट है और ज्यादा भी है। तो अगर कोई चीज टूट कर फिशन होकर इसके बीच में आ जाए तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। आपको सिखाया था कि जब भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी मतलब है न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है। तो जब ये टूटेगा और 120 में आएगा तो ये मिडिल रेंज में आ जाएगा। मिडिल रेंज में आने का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल इंक्रीज, और जब बाइंडिंग एनर्जी कम से ज्यादा होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। जब भी बाइंडिंग एनर्जी कम से ज्यादा होगी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये न्यूक्लियर फिजन की कहानी है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन की देख लीजिए। न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें छोटे न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन वगैरह ड्यूट्रियम वगैरह हैं, ये दोनों कंबाइन होंगे और कंबाइन होके फिर ये कूद पड़ते हैं यहां मिडिल रेंज के आसपास बढ़ के। तो जब ये कम वाले कंबाइन हो गए और बीच में जाएंगे तो अगेन कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में जा रहे हैं। तो कम, ये फ्यूजन है, दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलकर हेवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। तो उस समय बाइंडिंग एनर्जी आपकी कम से ज्यादा हो रही है, स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, और साथ में बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि कम से ज्यादा हो रही है तो एनर्जी फिर यहां रिलीज होगी। तो फ्यूजन में भी आपको एनर्जी रिलीज होते हुए मिलेगी। ठीक, ये जो फिजन का कॉन्सेप्ट है ये एटम बम में यूज किया जाता है, और आगे हम लोग देखेंगे कि जो फ्यूजन है ये सन वगैरह से जो एनर्जी आती है वहां यूज हो जाती, मतलब वहां इस्तेमाल होके एनर्जी हमको मिलती है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में ये इसका एक्सप्लेनेशन है कि कम बाइंडिंग से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी हो रही है, वहां एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। दिमाग में ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस होता है, गैप नहीं। सोचे कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा हो रही तो सर ये रिलीज कैसे हो रही है, तो जब बढ़ रही है। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने का मतलब है एक साथ रह रहे हैं जो एनर्जी है और जो अलग अलग रहने की एनर्जी है उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, वो बाइंडिंग एनर्जी है। अगर एक साथ रहने पे भाड़ा लगता है 5,000 रुपए, तो अलग अलग रूम रह के रहोगे तो भाड़ा लगता है 20,000 रुपए। तो 5 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है भाड़े का, आप मेडिकल करने गए हैं, बाहर इंजीनियरिंग करने गए हैं, पेइंग गेस्ट पे हैं या अलग अलग रह रहे हैं, तो उस समय आपकी मजबूरी होती है कि अलग अलग ना रहें, क्योंकि फ्लैट का जो खर्चा लगता है, रेंट लगता है, वो ज्यादा लगता है। तो 3 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट मिलके रह लेते हैं, तो वो उनकी क्या होता है, एक साथ अगर रह रहे हैं तो खर्चा कम लगा समझ लीजिए, और अलग अलग रहेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। तो देयर इज ए गैप, वो गैप ही बाइंडिंग एनर्जी है। और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि आपको वो मजबूर कर रही है कि एक साथ रहो, क्योंकि अलग होने का खर्चा ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर एक साथ रहे 5,000 और बाहर रहे 50,000 तो मजबूरी में साथ रहोगे ही रहोगे, ज्यादा स्टेबल है। एक हल्का सा एग्जांपल जो आपको सरलता की तरफ ले जाए इजी में। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बाइंडिंग एनर्जी अगर बढ़ी
तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हुआ और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इसको आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। इसको पॉज करके आप नोट कर लें बेटा, जिससे क्लैरिटी रहे और इसका इस्तेमाल कर पाए आप। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको आप नोट कर पाए होंगे। थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे पूरी चीज आपको दिख जाए। मेरे ख्याल से दिख गई शायद। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां देखते हैं क्या है हमारे लिए। तो लिखा हुआ राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स की आप कई सारी याद कर लीजिएगा। देखिए न्यूक्लियर फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। इतना लिखना भी नहीं चाहिए था, मैं शॉर्ट रेंज लिख देता हूं, शॉर्ट रेंज्ड फोर्सेस। फोर्स मतलब बहुत ही कम रेंज तक काम करते हैं, है ना। जैसे ही पास लाएंगे रिपल्सिव, जैसे ही दूर ले जाएंगे फोर्स लगना बंद हो जाएगा। वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। अगर आप इसका फोर्स ग्रेविटेशनल से, इलेक्ट्रिकल फोर्स से इसका कंपैरिजन करें, न्यूक्लियर फोर्स Fn लिख देते हैं, तो 1:10 की पावर, अगर मुझे ठीक से याद है 36, और ये 10 की पावर 38 होता है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं। न्यूक्लियर, केवल इतना ही लिख दो, चार्ज इंडिपेंडेंट। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, तीन ही पूछी तो तीन का जिक्र कर रहे हैं। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब कि ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे भी लगेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगेंगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में भी लगेंगे। तो इससे इसको मतलब नहीं है कि किस पार्टिकल पर चार्ज है और किस पार्टिकल पर चार्ज नहीं है, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना ही तीन पूछे थे, तीन तो लिख ही दिए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगली कहानी आगे चलते, मेरे ख्याल से पॉज करके आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से नोट कर पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। यहां पर कह रहे हैं ये डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये डिफरेंशिएट तो आप बेटा कर ही लेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा अंदाजा आपको दे देता हूं। फिजन एंड फ्यूजन, आप जानते हैं फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे छोटे हल्के न्यूक्लियस में तब्दील हो जाता है। उसका यूरेनियम वाला एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, उसको याद कर लीजिएगा, क्या था, 92-235। और न्यूट्रॉन का इस पे अटैक करा देते हैं और बेरियम क्रिप्टॉन बन जाता है, Ba 56-141 प्लस क्रिप्टॉन 36-92, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और काफी एनर्जी निकलेगी। तो ये आपका फिजन का रिएक्शन हो जाता है। जब भी ये पूछें तो ये जो इक्वेशन लिखी है, ऐसी इक्वेशन जरूर लिखिएगा, इससे तुरंत आपका टीचर इंप्रेस हो जाएगा, मतलब उसको मालूम चल जाएगा कि आपको आ रहा है। ये एक फ्यूजन की मोटी मोटी रिएक्शन मैंने लिख दी। और ये फ्यूजन में एक हैवी न्यूक्लियस टूट के लाइटर न्यूक्लियस में टूटेगा, और वहां फ्यूजन में दो छोटे लाइटर न्यूक्लियस जुड़कर बन जाएंगे। यहां पे जो लिंकिंग पार्टिकल होता है वो न्यूट्रॉन होता है। लिंक्ड पार्टिकल्स आर न्यूट्रॉन्स, और यहां पे प्रोटॉन्स होते हैं। लिंक्ड पार्टिकल हमारे प्रोटॉन होते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, एक और लिख देते हैं, ये क्विक प्रोसेस है। ये क्विक प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है। बाकी और भी आप बहुत सी चीजें लिख सकते हैं। इसके लिए जो रॉ मटेरियल है एबंडेंस में नहीं है, यूरेनियम बहुत कम होता है। यहां पर तो आप हाइड्रोजन चाहिए, रॉ मटेरियल प्लेंटी में है। इसके रेसिड्यूअल या वेस्ट मटेरियल रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो कि हानिकारक है, जबकि इसका जो फ्यूजन है इसे क्लीन फ्यूल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो हानिकारक नहीं होता है। और भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 3-4 मैंने लिख दिए और इससे आप समझ सकते हैं। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल है, उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे।
और ये न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल ना मेरे ख्याल से वही, हाँ ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अक्सर इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं क्या इसी स्लाइड, चलिए इसी स्लाइड पे करता हूं वरना पढ़ने में दिक्कत होगी सवाल। तो बी नंबर इधर ले लेता हूं जिसे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। ड्यूटेरियम अंडरगोज फ्यूजन एज पर द रिएक्शन 1H2 मिलकर 2He3 बन गए, न्यूट्रॉन 3.27 MeV। लिखा फाइंड द ड्यूरेशन फॉर विच एन इलेक्ट्रिक बल्ब 500 वॉट का है कैन बी केप्ट ग्लोइंग, कब तक जलेगा, बाय द फ्यूजन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्यूटेरियम। 100 ग्राम ड्यूटेरियम आप ले लें तो कितनी एनर्जी निकलेगी जो इसको 500 वॉट बल्ब को कितनी देर तक जला पाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरुआत करते हैं, दो ड्यूटेरियम एटम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, 3.27 MeV। इसको लिख लेते हैं 2, इसी से बात शुरू होगी, ड्यूटेरियम न्यूक्लाई प्रोड्यूस 3.27 MeV। तो ये कितना हो गया, कैलकुलेट करेंगे तो 5.232 इंटू 10 की पावर -3 जूल। जूल में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए बड़े आराम से, कन्वर्जन। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट आप कर लेंगे। ठीक है ना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर जो रहेगा प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब एनर्जी पर न्यूक्लाई कितनी है, एनर्जी पर, ये तो दो थे न्यूक्लाई, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें साहब, तो 5.232 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 2। एक न्यूक्लाई कितना दे रहा है, 2.616 इंटू 10 की पावर -13 जूल। एक न्यूक्लाई हमको इतनी एनर्जी दे रहा है। अब सवाल उठेगा 100 ग्राम में कितने न्यूक्लाई हैं, मोलर कॉन्सेप्ट या मोल कॉन्सेप्ट की चर्चा। तो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स, जितने एटम्स उतने ही न्यूक्लाई इन 100 ग्राम। ठीक, तो कितना रहा है वो गाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 2 था उसका ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर, और ये रहा बेटा 100 ग्राम। तो 100 अपॉन 2, ये तो हो गए मोल्स कितने हैं, और ऊपर से एक मोल में इतने होते हैं, तो उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3.011 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स या न्यूक्लाई इतने मिल गए। अब टोटल एनर्जी कितनी मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर करना होगा इसको। टोटल एनर्जी जो रिलीज होगी, एक कर रहा था, कहां गया ये, एक कर रहा था 2.616 इंटू 10 की पावर -13, और कितने लोग हैं, 3.011 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स। मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू मिल जाएगी 7.88 इंटू 10 की पावर 12 जूल। इतनी एनर्जी मिल रही है। अब हम पावर जानते हैं, एनर्जी बाई टाइम होता है, फिर इससे थोड़ा ऊपर चलना होगा हमें। हम यहां पर जानते हैं पावर इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी एनर्जी अपॉन टाइम। हमको निकालना है टाइम, तो एनर्जी रही 7.88 इंटू 10 की पावर 12 जूल, और पावर कितनी थी, 500 वॉट। इसको कैलकुलेट किया तो 1.58 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड आ गया। अब इसको नॉर्मली आंसर ईयर्स में दे देते हैं, तो इसको ईयर्स में चेंज करने के लिए 1.58 इंटू 10 की पावर 10 और 365 इंटू 24 इंटू 60, और ये कितना आ गया, ईयर्स, साल। एक साल में जितने सेकंड होते हैं उससे डिवाइड कर दिया है। और ये वैल्यू देखिए यहां पर कितनी, इसको सॉल्व करोगे तो 500
500 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा, 500 साल। तो ये इस तरह से पूरा सवाल कंप्लीट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने करके दिखाया है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा पकड़ बनानी जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन और ऐसा कराऊंगा अभी आपको, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मैं यहां से दिखाता हूं, पॉज करके नोट जरूर कीजिएगा, भले 2 मिनट 4 मिनट लग जाए, क्योंकि वो दिमाग में आ जाएगा आपके। मैं हट जाता हूं, जैसे पूरी स्लाइड आपको जो भी मैंने लिखा है आपको दिख पाए स्क्रीन। तो इसको बेटा नोट कर लें पॉज करके, मेरे ख्याल से आपने नोट किया होगा। थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं, ये और ऊपर, ये यहां तक आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप नोट कर पाए। चलिए एक कदम और आगे बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी जैसा वो क्वेश्चन है, और यही तो नहीं है, नहीं 800 वाट का लैंप है मतलब लगभग यही है सवाल। कैलकुलेट फॉर हाउ मेनी इयर्स विल द फ्यूजन ऑफ 2 किलोग्राम ड्यूटेरियम, सेम सवाल लगभग है। कीप 800 वॉट इलेक्ट्रिक लैंप ग्लोइंग, ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं। टेक द फ्यूजन रिएक्शन दिस वन, लगभग वही है। तो इसको अब हम समझ चुके हैं, तो तेजी से कर सकते हैं। तो 2 ड्यूटेरियम एटम, 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लाई प्रोड्यूस 3.27 MeV। तो ये कितने जूल हो गई, आप चेंज कर लीजिए। 3.27 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये जो वैल्यू आएगी 5.232 इंटू 10 की पावर -13 जूल। एनर्जी पर न्यूक्लाई, एनर्जी पर न्यूक्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि ये 2 दे रहे थे, तो 5.232 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 2, इट विल कम आउट टू बी 2.616 इंटू 10 की पावर -13 जूल। फिर नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम इन कितना है, 2 किलोग्राम। तो नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम्स या न्यूक्लाई, बात वही हो गई, न्यूक्लाई इन 2 kg मोल कॉन्सेप्ट अगेन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, 2 से डिवाइड करिए, और 2000 ग्राम कितना होता है, 2000 ग्राम। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 6.023 1000, यानी 10 की पावर 26 न्यूक्लाई या एटम्स हो गए। टोटल एनर्जी कितनी रही, टोटल एनर्जी, इतने एटम्स थे और एक एटम जो एनर्जी रिलीज कर रहा था वो इसके बराबर था, तो 2.616 इंटू 10 की पावर -13। अब इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो आ जाएगा 15.75 इंटू 10 की पावर 13 जूल। अभी ये आंसर नहीं है। अगेन P इक्वल टू W/T, तो पावर W/T लिख दे, E/T लिख देते हैं। तो T कितना निकल गया, एनर्जी को जो निकली है 15.75 इंटू 10 की पावर 13 को 800 वॉट से आप डिवाइड कर दीजिए, और ये आ जाएगा आपका आंसर सेकंड्स के अंदर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.96 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड्स। अब ईयर्स में चेंज करना है, 1.96 इंटू 10 की पावर 11 अपॉन बेटा 365, 24 घंटे, मिनट, और ये रहा सेकेंड। ये वैल्यू कितनी आ गई, 6.2 इंटू 10 की पावर 3 ईयर्स। ये आपका देखिए आंसर आ गया। ऐसे सवाल बड़े पूछे जाते हैं, इसीलिए दोबारा कराया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट कर लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो ये आप नोट कर लें इसको। मुझे उम्मीद है कि शायद आप इसको नोट कर पाए होंगे पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। बोला गया है ए न्यूक्लियस, कलर देखें कौन सा है, चलिए येलो ले लेते हैं। ए न्यूक्लियस विथ मास नंबर A 240
और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन दिया है 7.6 MeV, ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ 120, यानी कि एक 240 वाला तो 120 वाले में टूट जाता है, और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन 8.5 है। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, तो बाइंडिंग एनर्जी का गैप ले लेना चाहिए। तो इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी क्या रही? इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी तो 240, एक की थी 7.6, टोटल 240 लोग थे मास नंबर, तो ये वैल्यू हो गई 1824 MeV। उसके बाद स्मॉल न्यूक्लाई के लिए फाइनल लिख दीजिए, फाइनल बी टू स्मॉल न्यूक्लाई वाली कहानी, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 120 इंटू 8.5, 2040 MeV। एनर्जी रिलीज क्या रही? एनर्जी रिलीज्ड फाइनल बीई माइनस इनिशियल बीई, अब इसकी वैल्यू हो गई 2040 माइनस 1824, यानी 216 MeV। ये आपका बेटा आंसर आ गया। बस ये ऐसे सवाल आएंगे आपके पास, आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सरल है। बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकाल मारा है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो उम्मीद है पॉज करके इसको आप नोट कर पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, बहुत ही आसान है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस करने का तरीका आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। ये रिएक्शन है वेयर बाइंडिंग एनर्जी आपकी हाइड्रोजन की दे रखी 2.23 एंड हीलियम की दे रखी 7.73। तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी फ्यूजन में? तो एनर्जी रिलीज्ड, डिफरेंस घटाना है वही, फाइनल बी माइनस इनिशियल बी, बाइंडिंग एनर्जी। शुरू में फाइनल बी क्या थी? हीलियम वाली 7.73, इनिशियल बी, दो लोग हैं यहां पर, तो 2.23 प्लस 2.23, वैल्यू हो गई 3.27 MeV। ये आपका बेटा आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप आसानी से नोट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात बन जाती है, आप इसको नोट कर पाए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। पॉज करके आप इसको नोट जरूर कर पाए होंगे। लिखा है इन ए टिपिकल न्यूक्लियर रिएक्शन, दे रखी है, ऑल्दो नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स इज कंजर्व्ड। नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स मतलब मास नंबर अगर जोड़ेंगे, ये 2 2 4 और 3 1 4 बराबर है, येट एनर्जी इज रिलीज हाउ। एनर्जी कैसे रिलीज होती है? तो एनर्जी रिलीज ड्यू टू मास डिफेक्ट, क्योंकि जो लोग यहां पर हैं, इसके बाद जो मास बन रहा है वो मास कम हो रहा है। तो एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट डेल्टा एम, और उसी डेल्टा एम को आप डेल्टा एम सी स्क्वायर से एनर्जी रिलीज निकालते हैं। पहले जो मास था वो ज्यादा रहता, बाद में भाई कम हो गया, तो मास डिफेक्ट हो गया, कम हो गया मास, तो मास कहां गया? एनर्जी के फॉर्म में निकल गया। दिस इज द रीजन कि नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स तो बराबर बने हुए हैं, लेकिन मास डिफेक्ट की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये आप नोट कर पाए होंगे। अगली बातचीत देखते हैं, अगले क्वेश्चन में पॉज करके इसको नोट किए होंगे आप। देखिए यहां लिखा, सपोज वी कंसीडर फिजन ऑफ ए आयरन इनटू 2 इक्वल फ्रेगमेंट्स ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम nucleus. Is the fission energetically possible? Justify your answers by working out Q value of the process.
तो ठीक है, क्यू वैल्यू देखिए, क्यू वैल्यू अगर निगेटिव आ जाती है, क्या होती है, कैसे निकलेगी देखेंगे। क्यू वैल्यू अगर हमारी निगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब है फिजन नॉट पॉसिबल, फिजन नॉट पॉसिबल। प्लस आ जाएगी तो पॉसिबल है, इसी का उल्टा। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या कहानी बन रही है। तो ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या बनी, एफई की जो कहानी थी वो चेंज, एफई मतलब 26 और 56, ये चेंज हो गया एल्युमिनियम में, और एल्युमिनियम का है 13 28, और ऊपर से ये दो हैं इसके, ये रिएक्शन बेसिकली यहां घटी है। तो क्यू वैल्यू क्या हो गई यहां, क्यू वैल्यू इज आप लिख सकते हैं m1 माइनस 2m2, भाई इसका मास, और दो इसका मास, ये m1 इसका मास है, m2 इसका मास है, और इंटू 931.5 या 931 MeV। अब यहां पर आप वैल्यू लिख दीजिए, मास इन्होंने दे रखा है, तो ये 55.93494 AMU माइनस 2 इंटू 27.98191। अब यहां पे दिख ही रहा है कि ये निगेटिव आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू है, 27 से 2 से करेंगे तो 54 आ जाएगी, जो इससे समथिंग, तो ये दिस इज निगेटिव आती हुई दिख रही है, मतलब माइनस डालें मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो दिस विल कम 26.902 ME। तो क्यू वैल्यू इज नेगेटिव, thus fission is not possible, है ना। फिजन, ये क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले वाले की मास की से मास निकाला माइनस बाद वाले का, और MC स्क्वायर या एक AMU से इतना निकलता वो क्यू वैल्यू हो गई, पहले बात की, पहले में से बात घटा के चल रहे हैं। और अगर ये निगेटिव आ गई तो फिजन पॉसिबल नहीं है, पॉजिटिव आ जाती तो पॉसिबल था। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, पॉज करके आप नोट कर पाए होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है शो दैट 92U38 कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली एमिट ए प्रोटॉन गिवन दैट दिस वन। अब अगेन यहां पर क्या होगा, क्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हमारी क्यू वैल्यू निगेटिव है तो स्पॉन्टेनियसली ये नहीं एमिट करेगा। तो इसकी रिएक्शन देखिए क्या बनेगी, यहां U92 ये टूटेगा Pa 91 प्लस 1H1 प्लस एनर्जी ऐसे लेके चल रहे हैं। तो क्यू वैल्यू निकालने गए, अभी हमने निकाली थी, तो क्यू वैल्यू क्या हो गई, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ Pa मास ऑफ H इन C स्क्वायर या 931 करके कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये रहा 238.05079, मास 237.05121 माइनस 1.00783। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या, ये देखिए निगेटिव आ जाएगी, 237 में एक और जोड़ोगे 238 से ऊपर जाता दिख रहा है, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 7.68। इसको जो है C स्क्वायर को 931 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां 931.5 से, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 7.68 MeV। हियर Q इज नेगेटिव, therefore it cannot spontaneously emit a proton,
ये अपने आप ये नहीं आगे बढ़ेगा, इसको एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, जितनी माइनस है ना उतनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये बढ़ेगा आगे, अपने आप नहीं बढ़ेगा। तो इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आप पॉज करके इसको नोट कर पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब अगर आप ये चाहते हैं बेटा कि आपको फिजिक्स आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर आपके न्यूमेरिकल निकलने, तो आप झट से अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। और दो स्ट्रॉन्ग कोर्सेज की याद दिला दूं आपको, ये पीवाईक्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके बिना आपकी प्रिपरेशन अधूरी है, बोर्ड की हो ही नहीं सकती। किसी से बात करें, अपने टीचर से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, भैया से कोचिंग वाले सर से, सब बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। साथ में ये ऑल इन वन क्वेश्चन बैंक है, इसको लेकर आप अपनी पढ़ाई को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए, स्टोर सेक्शन में जाकर इसको आप साथ में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।